हेलो एंड वेलकम टू क्लास 4 कॉट एनालिसिस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कॉट एनालिसिस की थ्योरी क्या है और उसके बाद हम देखेंगे डीमर्जर और हॉलिडे के पैटर्न्स। सीओटी यानी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स को अगर हमें समझना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि ओवरऑल मार्केट जो है वो किन हिस्सों में बटा है। तो टोटल मार्केट जो है वो तीन कैटेगरीज में बटा होता है। एक होता है कमर्शियल्स, दूसरा होता है नॉन कमर्शियल्स और तीसरा होता है स्मॉल स्पेकुलेटर्स। कमर्शियल्स को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एफआईआईज कहेंगे, नॉन कमर्शियल्स को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डीआईआईज कहेंगे और स्मॉल स्पेकुलेटर्स यानी जो आम ट्रेडर है यानी रिटेलर्स। सो मार्केट में जितने भी मेजर पोजीशंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कमर्शियल्स और नॉन कमर्शियल्स के द्वारा। और अगर हमें पता चले कि कमर्शियल्स ने कहाँ पे पोजीशन लिया है या नॉन कमर्शियल यानी डीआईआईज कहाँ पे एक्टिव है तो हमें हमारे ट्रेड्स लेने में ज़्यादा आसानी होती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो इसका जो डेटा आता है वो यूएस में पब्लिश किया जाता है हर हफ्ते। एवरी ट्यूसडे जो भी पोजीशन क्रिएट की जाती है इन दोनों द्वारा वो फ्राइडे को वहाँ पे एक साइट पे पब्लिश की जाती है। जैसे गूगल पे अगर आप जाओ और यहाँ पे सीएफटीसी टाइप करो तो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के नाम से एक साइट है जो यूएस की साइट है, उसे आप ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डेटा एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। यहाँ पे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करो तो उन लोगों ने जहां जहां पोजीशन ली है, ये मेनली कमोडिटीज का डेटा आता है। तो हम इसे इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे, हर एक स्टॉक में कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये डेटा किस तरह से आता है वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, तो इस तरह से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये डेटा कुछ इस तरह से पब्लिश किया जाता है। सो इस डेटा को यूज करके उसे ट्रेड करने का तरीका जो है वो मिस्टर लैरी विलियम्स ने बता रखा है। आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो यूज करना है वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये डेटा वीकली तौर पे आता है। सो इसे डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग के लिए ना यूज करें। और इसमें जितने ट्रेड्स आएंगे वो साल में 3 से 4 अच्छे ट्रेड आएंगे। तो ट्रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड आपको इसमें मिलेंगे। सो एज पर दिस थ्योरी, कॉट रीडिंग अगर 55 के ऊपर है तो उसे बुलिश माना जाता है। और लार्ज ट्रेडर यानी कि नॉन कमर्शियल, जिन्हें लार्ज ट्रेडर्स भी कहा जाता है, अगर उनकी रीडिंग 20 से नीचे आ जाए तो कह सकते हैं कि वहां से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावना है। इसे चार्ट में लगाने के लिए आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे कॉट एमुलेटर करके इंडिकेटर जो आपको दिया जाएगा उसे आपको क्लिक करना है। और दूसरा इंडिकेटर जो है वो है लार्ज ट्रेडर्स एमुलेटर। आप इन दोनों इंडिकेटर्स को लगा के देख सकते हो। जैसे ही वो 50 के ऊपर जाए, 55 के ऊपर जाए तो उसे बुलिश माना जाता है। और एलटी यानी कि लास्ट ट्रेडर का रीडिंग अगर 20 से नीचे जाता है तो वहां से एक ट्रेंड इमर्ज होने के हाई चांसेस होते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी कमर्शियल्स है यानी कि एफआईआईज है, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं और ये सबसे बड़े कंज्यूमर होते हैं और ये ट्रेडिंग के लिए नहीं आते हैं। जबकि जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है वो उसे कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो हमेशा नेट बाइंग में रहेंगे, उसे वो कभी भी बेचेंगे नहीं, वो खुद उसे इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि जितने भी डिप्स आते हैं वहां पे कमर्शियल्स जो है वो सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं। सो मार्केट में जितने भी डिप्स आएंगे वहां पे कमर्शियल जो है उनकी सबसे ज्यादा बाइंग रहेगी। इसके एकदम विपरीत डीआईएस का डेटा होता है। वो जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देने लगता है तो वो उस रैली को फ्यूएल करते हैं, यानी कि हर एक ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट वो बाय करते हैं और उसमें एक अच्छी खासी रैली लाने की क्षमता रखते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज आप एक सोनार हो और आप सोना जो है उसे ट्रेड नहीं करते बल्कि खुद कंज्यूम करते हैं, आप उसकी ज्वेलरी बना के बेच रहे हो। तो आप हमेशा ये देखोगे कि जब भी सोने का भाव घटेगा तब आप उसमें बाइंग करोगे। लेकिन अगर समझो सोने का भाव ऐसे चल रहा है और यहाँ पे आपने बाइंग की और ये सोने का भाव ऊपर जाने पे फिर से एक डिप आया और यहाँ पे जितनी बाइंग की थी आपने उससे ज्यादा बाइंग आपने यहाँ पे की। तो हम यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये लगा सकते हैं कि सोनार जो है उसे सबसे ज्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है सोने के भाव के बारे में। तो वो अगर हायर प्राइस पे डबल बाइंग कर रहा है या फिर ज्यादा बाइंग कर रहा है, इसका मतलब उसका कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि सोने का भाव यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। तो जब भी डीआईज इसमें बाइंग में आएंगे जो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट बाय करते हैं तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो एज पर दिस स्ट्रैटेजी, जो करंट प्राइस है वो अपने पिछले 6 महीने के प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और उसके 6 महीने वाली प्राइस जो है, पिछली 6 महीने की प्राइस जो है वो उसके 6 महीने पहले वाले प्राइस से ऊपर होनी चाहिए।
ये एक बहुत ही ओल्ड स्कूल या पुराना तरीका है ट्रेंड को जानने का। अगर हम सीधे सीधे देखें तो इस मॉडल के हिसाब से वो प्राइस जो है हायर हायर बनाते जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमने स्टेज एनालिसिस सीखा है तो उस हिसाब से सिंपली स्टेज 2 वाले स्टॉक को देखना है। सो जब भी स्टेज 2 में कोई भी डिप आता है, पुल बैक आता है और उसकी रीडिंग अगर कॉट की 55 से ऊपर होती है और पिछले वाले डिप में भी वो 55 के ऊपर रहा है, तो इसका मतलब एफआईएस जो है वो इस लेवल पे एग्रेसिव है। और उसी समय अगर डीआईएस का जो लास्ट ट्रेडर का इंडिकेटर है वो टर्न अराउंड होता है, तो हम जो भी ब्रेकआउट आते हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अदानी पावर का चार्ट है। जो भी डिप आया है वहां पे कमर्शियल्स जो है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं या सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं। यहाँ पे हमें 64.65% का रीडिंग दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज 64.65% का रीडिंग। और इसके आगे थोड़ा सा जाए तो एल टी एमुलेटर जो है वो हमें दिखा रहा है कि अराउंड 20-23% का डिप दिखा रहा है। सो जब भी एल टी बाइंग में आता है तो उसके बाद जितने भी ब्रेकआउट्स आते हैं वो चलने लगते हैं। और अगर ये प्राइस को हम देखें जहां पे ये अराउंड 20 के पास गिरा था, 23%, एग्जैक्टली 20 के नीचे नहीं आया है, क्योंकि आपको बहुत कम बार ऐसे दिखाई देगा कि वो 20 के नीचे आया है और हमारे स्टेज 2 पे है। सो इसीलिए कम से कम यानी कि 3 से 4 ट्रेड आपको पूरे साल में मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है उसके पिछले 6 महीने के प्राइस से ऊपर है और उसके पिछले वाला 6 महीने पहले वाला जो प्राइस है उसके 6 महीने के प्राइस से ऊपर है। तो इस तरह से ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही आपको कॉट का रीडिंग मिलता है जो 55 से ऊपर है और डीआईएस का जो रीडिंग मिलता है जो 20 के आसपास है, तो वहां से एक अपमूव आने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं इन्फोसिस का, जो 2014 में जो डिप आया था। यहाँ पे आप एल टी एमुलेटर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 तक गिरा था और कॉट का जो रीडिंग आ रहा है वो 67 आया था। और उसके पहले वाला जो डिप था वहां पे कॉट का रीडिंग जो आया था वो 74 था। यानी कि आने हायर प्राइस पे उन्होंने और एग्रेसिवली बाइंग जब किया, तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एफआईएस जो है वो बाइंग कर रहे हैं और एलटी जो है वो जैसे ही टर्न अराउंड होते हैं उसके बाद एक लंबे समय के लिए या फिर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप उस ट्रेड को ले सकते हो। सो करंटली 2014 में इसका प्राइस जो था 400 के आसपास था और करंट प्राइस जो है वो अभी 1700 चल रहा है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली दो बातें हैं। पहली कि ये सिर्फ एक एमुलेटर है और ना कि कॉट का एक्चुअल डेटा है। ये एक्चुअल डेटा जो है वो यूएस में आता है, लेकिन हमने इसे इंडियन कंटेक्स्ट में बनाने की कोशिश की है। कुछ इंडिकेटर्स को हमने कोडिंग करके थोड़ा सा ट्विक किया है सो दैट वो एक्चुअल डेटा को मिरर कर सके और हमें इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वो एग्जैक्टली उसे मिरर करता है, ये हम क्यूएनए सेशन में देखेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि कॉट इज अ सपोर्टिंग डेटा, डू नॉट यूज ऑन बैड और पेनी स्टॉक्स। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग डेटा है जहां पे आपका कन्विक्शन बढ़ सकता है, लेकिन आपको इसे किसी भी पेनी स्टॉक या कचरा स्टॉक में यूज नहीं करना है। ऑब्वियसली हमें स्टेज एनालिसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ और जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे पहले लगाने हैं और उसके बाद अगर हमें कॉट का डेटा सपोर्टिंग मिलता है तो हम और कन्विंसिंगली उसे ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक इन्वेस्टर्स टूल है और ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक में 5-10 साल तक बैठ सकते हो तो आप कॉट को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं डीमर्जर पैटर्न क्या है। जब भी दो कंपनी एक साथ आके एक कंपनी बन जाती है, यानी कि ये एक कंपनी है और ये एक कंपनी है और ये दोनों कंपनी अगर जुड़ जाए तो जो कंपनी उभर के आती है उसे हम कहेंगे मर्जर, कि उस कंपनी में मर्जिंग हुआ है या मर्जर हुआ है। लेकिन अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी निकल जाती है, सपोज ये एक केमिकल कंपनी है और उसमें एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यूनिट है और ये फार्मा का बिजनेस अगर उन्होंने अलग कर दिया और उसकी एक अलग से कंपनी बना ली, तो एक कंपनी के दो हिस्से हो गए, तो हम इसे कहेंगे डीमर्जर। अब डीमर्जर में क्या पैटर्न बनता है आइए चार्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी वॉच लिस्ट में हमने कुछ ट्रेड किए थे, उनकी लिस्ट है और इस सेक्शन के अंडर है, डीमर्जर सेक्शन के अंडर। तो 1 बाय 1 अगर हम चार्ट देखें तो जब भी ये कंपनी डीमर्ज होती है तो इनमें एक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न आपको ऐसे दिखेगा कि
फर्स्ट डे से उसमें सेलिंग आ जाती है, और सेलिंग जब रुक जाती है, लोअर सर्किट लगते जाता है, और जब भी लोअर सर्किट रुक जाता है उसके बाद उसमें जो बाइंग आती है वहां पे हम बाय करते हैं, और वहां से एटलीस्ट 40-50% का जो मूव है उसे हम कैप्चर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हाफ बुकिंग करके बाकी जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे भी सेम पैटर्न आप देख सकते हो, सोलारा, एक्टिव फार्मा, ये जब कंपनी डीमर्ज हो गई तो आपको यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिखेगा। पहले सेलिंग आएगा और उसके बाद जब भी ये सेलिंग रुक जाएगा और बाइंग आता है उसके बाद आप उसे खरीद के मिनिमम 40-50% आराम से कमा सकते हो। उसके ऊपर जो कुछ भी मिलेगा वो आपका बोनस है, वो आपके माइंडसेट के हिसाब से आप उसे होल्ड करके रख सकते हो। अगेन जुबिलेंट इंग्रेविया में भी हमने सेम पैटर्न देखा था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई, सेलिंग जैसे ही खत्म हो गई हमने इसे 250 के अराउंड बाय किया था और अभी भी हम इसे होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी सपोज 100 या 50% आता है तो आप एक 50% क्वांटिटी बेच दीजिए और जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसे आप होल्ड करके रख सकते हो। अगेन हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी में भी आप सेम पैटर्न देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग आया, सेलिंग खत्म जैसे होता है उसके बाद जो बाइंग आता है तो आप यहाँ पे अपना बाइंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 195% तक आया है। एमएफएल में थोड़ा सा उल्टा हुआ था, ये सीधा ऊपर गया, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इस सपोर्ट पे उसे खरीद लिया। यहाँ पे इस एरिया में आप देख सकते हैं फिर से बाइंग आना शुरू हो गया था, तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो 50-58% का बाइंग आया है। ये फ्रेश कंपनी है, इसे आगे ऊपर जाने में और टाइम लगेगा, तो हम देखेंगे कैसे क्या है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग उसमें करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस लॉजिक को जानने के बाद आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखिए सपोज किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लोग बाइंग करते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है। सपोज ये एक केमिकल कंपनी है और उस म्यूचुअल फंड्स के रूल्स ये कहते हैं कि वो सिर्फ केमिकल वाले स्टॉक ही खरीद सकते हैं, लेकिन अगर इस कंपनी में कोई डीमर्जर आता है तो वो छोटे वाले कंपनी के स्टॉक भी उस म्यूचुअल फंड को मिलते हैं, या फिर जो भी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड रहेगा उन्हें मिलते हैं। लेकिन वहां पे लिखित रूल है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से उन्हें जो भी फार्मा वाले स्टॉक मिले हैं उन्हें बेचना ही पड़ेगा 101%। तो ये एक उनकी मजबूरी है, तो हम इसे मजबूरी वाला पैटर्न भी कह सकते हैं। तो हम उस सेलिंग का फायदा उठाएंगे। यहाँ पे सपोज एक म्यूचुअल फंड है, उसने केमिकल का स्टॉक जो है उसे बाय किया है और उसमें से फार्मा कंपनी बाहर निकली और उसके स्टॉक भी इसे मिल गए, तो अब इस स्टॉक को इन्हें बेचना है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले बेचना शुरू करेंगे और जैसे ही इसमें डिमांड आता है, बाइंग आती है, रिटेल बाइंग आती है, हम यहाँ पे इसमें बाय करेंगे। हो सकता है इनका जो अनदर ब्रांच हो जो फार्मा में इन्वेस्ट करता है वो इस कंपनी को फिर से बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पैटर्न हमेशा दिखेगा। सेम वे ऐसे भी कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे उन्हें एक स्पेसिफिक मार्केट कैप में ही इन्वेस्ट करना होता है, वो किसी भी छोटे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये बड़ी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और डीमर्जर होके अगर एक छोटी कंपनी निकली जो माइक्रो कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तो ये म्यूचुअल फंड वाले उन्हें होल्ड नहीं कर सकते एज पर रूल्स, उनके खुद के रूल्स के हिसाब से वो उसे होल्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, ये जितने भी छोटे कैप वाले कंपनीज है या शेयर्स है उन्हें वो बेचना शुरू करेंगे और जैसे ही उसमें बाइंग आया तो हमें वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी तरह से ये सारे पैटर्न्स जो है वैसे ही बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले सेलिंग आएगी और फिर उसके बाद बाइंग आएगी। जुबिलेंट इंग्रेविया में भी सेम हुआ था, यहाँ पे पहले सेलिंग हुआ और उसके बाद यहाँ पे बाइंग आया। सोलारा, एक्टिव फार्मा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले सेलिंग आया और उसके बाद बाइंग आया। डीमर्जर की न्यूज आपको हमेशा मिलती रहेगी, मुझसे भी मिलती रहेगी और ग्रुप में भी मैं बताते रहूंगा कि कौन से कंपनी में डीमर्जर आने वाला है। तो ये एक तरह से अपना एक शॉर्ट पैटर्न बन जाता है और आप यहाँ पे आसानी से 40-50% कमा सकते हो। और उसके ऊपर अगर कंपनी अच्छी रही, फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, तो हो सकता है उसमें 200-300 या मोर देन 100% भी कमा सकते हो। तो आइए देखते हैं हॉलीडे पैटर्न क्या है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें पूरे साल में आपको 4 से 5 ट्रेड मिलते हैं और आप उसे 3 या 5 दिन तक होल्ड करते हो
और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अब तक हमारे डेटा के अनुसार 40 to 50% से ज़्यादा है। वो पूरा डेटा एक्सेल शीट में भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि हॉलीडे पैटर्न होता क्या है। सो गूगल में जाके अगर आप यहाँ पे टाइप करो एनएससी हॉलीडेज और उस लिंक के ऊपर क्लिक करो एनएससी इंडिया के, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो 2022 जो अभी का ईयर चल रहा है, आगे भी आप इसे फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी 2022 के हॉलीडेज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है और यहाँ पे उनके दिन दिए गए हैं कि कौन से दिन पे ये हॉलीडे आ रहा है। यहाँ पे वेंसडे है, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड अगेन ट्यूसडे, ट्यूसडे, मंडे, वेंसडे, वेंसडे, मंडे, वेंसडे एंड ट्यूसडे। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी फ्राइडे वाले हॉलीडे हैं इन्हें हम नोट डाउन करके रखेंगे, यानी कि 18 मार्च का हॉलीडे जो है वो होली का, वो फ्राइडे के दिन आ रहा है। फिर दूसरा फ्राइडे जो आ रहा है वो आ रहा है गुड फ्राइडे के दिन 15 अप्रैल को। तो 2022 में कुल मिला के हमें सिर्फ 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए जहां पे हम इस हॉलीडे पैटर्न को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपकी छुट्टी है फ्राइडे की, ओके। तो यहाँ पे जब भी फ्राइडे की छुट्टी आती है तो आपको एक लंबा वीकेंड मिलता है, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन छुट्टी होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फैमिली के साथ उसे प्लान करते हैं या फिर कहीं पे बाहर जाने का प्लान करते हैं। तो कैसा रहेगा अगर इन छुट्टियों का पैसा जो है वो मार्केट खुद आपको दे। तो आइए देखते हैं पैटर्न क्या है। सिर्फ पैटर्न ये है कि जिस फ्राइडे को छुट्टी आती है, ओके, ये फ्राइडे को अगर छुट्टी है तो उसके पहले वाले फ्राइडे से, यानी कि इस फ्राइडे के क्लोज से इस थर्सडे के क्लोज तक निफ्टी जो है वो 100 से 300 पॉइंट ऊपर जाता है। फिर से सुनिएगा कि ये जो फ्राइडे है यहाँ पे छुट्टी आई है आपकी, उसके पहले वाले फ्राइडे के क्लोज से इस वाले थर्सडे तक, यानी थर्सडे के क्लोज तक निफ्टी जो है वो 100 से 300 पॉइंट तक ऊपर जाता है। तो अब इसमें ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे फ्यूचर खरीद सकते हो और उसे थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो, यानी कि आपका जो होल्डिंग डे है वो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड थर्सडे, 3 से 4 दिन तक आपका होल्डिंग रहेगा। और थर्सडे के क्लोज पे, यानी कि 3:25 पे आपको वो पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी है। अगर फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे वो क्लोज हो जाता है तो आप उसमें लॉस बुक करके निकल सकते हो, बट हालांकि मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं इसे थर्सडे तक होल्ड करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट फ्राइडे जो था वो 2021 का जो लास्ट फ्राइडे था वो 19/11/2021 को आया था और फर्स्ट फ्राइडे जो था वो 2 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन आया था। उसके पहले वाला जो फ्राइडे, यानी कि जहां पे छुट्टी थी उसके पहले वाला जो फ्राइडे था वो 26 तारीख को था। उस 26 तारीख को जो फ्राइडे का क्लोज हुआ था वो था 14,507 और ये वाली जो छुट्टी है उसके पहले वाला जो थर्सडे है, इमीडिएटली डे बिफोर दिस फ्राइडे, उसका जो क्लोज था वो यहाँ पे है 14,867 और उस फ्राइडे से, यानी कि इस फ्राइडे से इस थर्सडे तक उसने जो हाई मारा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर आप थर्सडे के दिन क्लोज करते हो तो आपका नेट पॉइंट्स जो है वो है 360 पॉइंट्स। हम इसे चार्ट्स में भी देखेंगे, यहाँ पे 2 तारीख जो है वो देखेंगे और उसके प्रीवियस फ्राइडे क्या आता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 अप्रैल को छुट्टी थी और 26 तारीख का आपको थर्सडे या फ्राइडे देखना है। तो हम चार्ट पे अगर 26 मार्च देखें तो ये 26 मार्च है, उसका क्लोजिंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लोजिंग जो है 14,507.30, यही क्लोज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 14,507.30। उसके बाद का जो थर्सडे आएगा उसका क्लोजिंग हमने 14,867.35 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 तारीख को छुट्टी थी, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल के बाद आपको 5 अप्रैल दिख रहा है। तो ये 1 अप्रैल का जो है ये थर्सडे है, तो इसका जो क्लोजिंग है वो आप ऊपर देख सकते हो 14,867.35। यहाँ पे भी हमने सेम लिखा है। तो इस तरह से 2015 से अब तक का डेटा है यहाँ पे। ये एक्सेल शीट में आपको भेजने वाला हूँ, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2015, वाई 2015, क्योंकि 2015 का मार्केट अगर आप देखो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा डाउन मार्केट था, पूरा साल भर निफ्टी जो है वो गिरा था। तो इसलिए यहाँ से हम डेटा अगर देखें तो 2015 में हमें टोटल 282 पॉइंट्स मिले थे और निफ्टी का एक लॉट अराउंड 75 था, तो 282 इंटू 75 आपका 21,150। 2016 में हमें 407 पॉइंट्स मिले थे, सो 407 इंटू 75 दैट इज 30,000, सिर्फ 2 ट्रेड करके। 2017 में हम देख सकते हैं 69 पॉइंट्स, यानी कि 69 इंटू 75 इक्वल टू 5,000। कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। 2018 में हमें 13 पॉइंट्स का नुकसान हुआ था, सो इट कैन हैपन, बट लेकिन आपका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगेन 2019 में आप देख सकते हो 109 पॉइंट्स थे, सो 109 इंटू 75 इक्वल टू 8,000। 2020 जो था ये बहुत ही बेहतरीन साल था इस पैटर्न के लिए। यहाँ पे हमने 2056 पॉइंट्स कवर किए थे और लॉट साइज अगर हम अभी के हिसाब से भी पकड़े, 50 का लॉट साइज चल रहा है, तो 2056 इंटू 50 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज जस्ट बाय ट्रेडिंग 5 डेज और 5 ट्रेडिंग पैटर्न्स। यहाँ पे अभी 2021 में 756 पॉइंट्स है, तो 756 इंटू 50 37,800 सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज में। और 2022 में हमने देखा कि आने वाली जो छुट्टियां हैं वो 2 फ्राइडेज हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। अगर ऑब्जर्व करना है तो पहले ऑब्जर्व कीजिए, या फिर डायरेक्टली ट्रेड करना है तो इस डेटा के हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा था। तो ये पूरा डेटा जो है आप बैक टेस्ट करके डेट अनुसार देख सकते हो। सो आई होप आज का क्लास भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी सारी नई चीजें आपने सीखी होगी। आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और जो कुछ भी डाउट आता है उसे मुझे Q&A सेशंस में पूछिएगा।